दोस्तों, बचपन की गर्मियों की छुट्टियां शायद हम सभी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होती हैं। उन दिनों न किसी बात की टेंशन होती है, न किसी चीज़ का डर। बस पूरा दिन खेलना, शरारतें करना और रात होते ही नई नई योजनाएं बनाना। लेकिन उन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हम में से किसी ने भी रात को किसी भी बाग की तरफ जाने की दोबारा हिम्मत नहीं की। उस रात हम सिर्फ आम चुराने गए थे, लेकिन सुबह होने तक हम अपना एक दोस्त खो चुके थे। और सबसे डरावनी बात, आज तक हम में से किसी को भी ये नहीं पता चला कि उस रात हमारे साथ जो था वो सच था या किसी ऐसी जगह की हकीकत जहां इंसानों का जाना शायद मना था। ये बात करीब 15-16 साल पुरानी है। उस समय मैं लगभग 12 साल का था। हर साल गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मम्मी हमें नाना नानी के घर छोड़ दिया करती थी। वो छोटा सा गांव जहां सुबह पंछियों की आवाज़ से आँख खुलती थी, दोपहर पेड़ों की छाँव में बीतती थी और रात रात तो जैसे सिर्फ बच्चों की होती थी। हम थे कुल मिलाकर 8 बच्चे। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी 2 बहनें और आस पड़ोस के 4-5 बच्चे। सुबह से लेकर रात तक हम सब हमेशा साथ रहते थे। कभी लुका छुपी, कभी कबड्डी, कभी नहर के किनारे घूमना और कभी देर रात तक बस यूं ही गांव की गलियों में घूमते रहना। इन्हीं बच्चों में एक था चीनू। चीनू हमारी उम्र का था, लेकिन पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा निडर। अगर किसी को सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो चीनू, अगर किसी को किसी सुनसान जगह जाना तो चीनू, अगर किसी को किसी चीज़ की शर्त लगानी हो तो चीनू, सबसे पहले चीनू। हम सब उसे रोकते, लेकिन वो हमेशा हंसकर बस एक ही बात कहता, डरेगा तो ज़िंदगी भर डरता रहेगा। उसकी यही आदत शायद उस रात उस पर सबसे भारी पड़ने वाली थी। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। पूरा दिन खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। रात को हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और हमेशा की तरह घर के बाहर बने बड़े से चबूतरे पर जाकर बैठ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर किसी के रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। पूरा गांव धीरे धीरे सो चुका था। अब सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और कभी कभी दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी चीनू ने धीरे से कहा, एक बात बोलूं? हम सब ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और बोला, आज रात आम तोड़ने चलें क्या? बस इतना सुनना था और सबकी आंखें चमक उठी। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का बाग था। उसके आम पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर था उस बाग का मालिक। इतना गुस्सैल कि अगर दिन में भी कोई बच्चा उसके बाग के आसपास दिख जाए तो डंडा लेकर पीछे भाग पड़ता था। इसलिए हम बच्चों के लिए वो बाग किसी खजाने से कम नहीं था। अगर अगर पकड़ लिए गए तो? मेरे छोटे भाई ने पूछा। चीनू हंस पड़ा। अरे इतनी रात को वो क्या जागेगा? दूसरे ने पूछा। और अगर जाग गया तो? चीनू फिर हंस पड़ा। तो भाग जाना। सब जोर से हंस पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मैं नहीं हंसा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, ऐसी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। दिल बार बार बस एक ही बात कह रहा था, मत जाओ, मत जाओ। मैंने एक बार सबको मना भी किया, लेकिन बाकी सब पूरी तरह तैयार थे। और बचपन में जब पूरा ग्रुप किसी एक बात पर राजी हो जाए तो अकेला इंसान चाह कर भी मना नहीं कर पाता। आखिर हमने तय किया, रात ठीक 12 बजे निकलेंगे। घड़ी में जैसे ही 12 बजे हम सब बिना कोई आवाज़ किए घर से निकल पड़े। किसी के हाथ में बोरी थी, किसी के हाथ में टॉर्च, और चीनू, उसके हाथ में बस एक लंबी लकड़ी थी। गांव की आखिरी गली पार करते ही चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। सूखे पत्ते पैरों के नीचे चर चर की आवाज़ कर रहे थे। दूर खेतों से गीली मिट्टी की खुशबू हवा के साथ हम तक आ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारी बातें अपने आप कम होती जा रही थी। कोई भी अब जोर से नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहिए। करीब 15 मिनट बाद
हम उस बाग के सामने खड़े थे। लोहे का पुराना टूटा हुआ फाटक आधा खुला हुआ था। हवा चलती तो वो धीरे धीरे हिलता और किर्र की आवाज़ पूरे सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई बहुत लंबे हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हों। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। चीनू पीछे मुड़ा, मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब डर मत जाना, इतना कहकर वो सबसे पहले बाग के अंदर चला गया और हम सब एक एक करके उसके पीछे अंदर घुस गए। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस बाग के अंदर हम सिर्फ आम तोड़ने नहीं जा रहे थे। हम किसी ऐसी चीज़ के इलाके में कदम रख चुके थे जो शायद हमारा आने का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। अंदर कदम रखते ही मुझे सबसे पहली चीज़ जो अजीब लगी वो थी खामोशी। इतने बड़े बाग में न किसी पत्ते के हिलने की आवाज़, न किसी पंछी की, न किसी जानवर की, कुछ भी नहीं। बस हमारे पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज़, चर चर चर। और पता नहीं क्यों वो छोटी सी आवाज़ भी उस रात बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। चीनू सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे मैं और फिर बाकी सब बच्चे। हम धीरे धीरे पेड़ों के बीच अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जितना अंदर जाते पेड़ उतने ही घने होते जा रहे थे। ऊपर उनकी शाखाएं एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थी कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी। तभी चीनू ने ऊपर देखकर कहा, अरे इधर आओ। हम सब उसकी तरफ भागे। उसने ऊपर इशारा किया। एक डाल पर इतने बड़े बड़े आम लटक रहे थे कि हम सबकी आंखें चमक उठी। उनका रंग हल्का पीला और ऊपर से लालिमा लिए हुए था। ऐसे आम हमने पहले कभी नहीं देखे थे। आज तो मज़ा आ जाएगा, एक लड़का बोला। इतने सारे आम पूरे गांव में बांट देंगे। सब हंस पड़े। चीनू बिना एक पल गवाए पेड़ पर चढ़ गया। उसकी आदत थी, 2 मिनट भी नहीं लगे और वो सबसे ऊपर वाली डाल पर पहुंच गया। नीचे से हम सब बोरी फैलाकर खड़े हो गए। ठक, पहला आम नीचे गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में हमारी बोरी आधी भर चुकी थी। हम सब इतने खुश थे कि किसी ने भी एक बार भी अपने आसपास देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार हम सबको चुप कर दिया। ऊपर से चीनू की आवाज़ आई, सुनो। उसकी आवाज़ इस बार पहली जैसी नहीं थी, उसमें घबराहट थी। मैंने ऊपर देखा। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, चीनू? इस बार उसने बहुत धीरे से कहा, तुम लोगों को कोई दिखाई दे रहा है? हम सब ने एक साथ इधर उधर देखा। कौन? मैंने पूछा। चीनू अब भी ऊपर एक ही दिशा में देख रहा था। उसकी गर्दन बिल्कुल स्थिर थी, जैसे पेड़ों के बीच कुछ खड़ा हो। वो उसने कांपती आवाज में कहा, अभी यही था। कौन? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ सेकंड उसी तरफ देखता रहा, फिर अचानक हंसने लगा। अरे कुछ नहीं, मुझे लगा कोई खड़ा है। हम सब ने राहत की सांस ली। एक लड़का बोला, तू भी ना, डरा दिया। सब फिर से आम इकट्ठा करने में लग गए, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों चीनू की आंखें अब भी बार बार उसी दिशा में जा रही थी। करीब 20 मिनट बाद हमारी बोरी लगभग भर चुकी थी। अब वापस लौटने का समय था। तभी चीनू ने ऊपर से कहा, रुको। हम सब ने ऊपर देखा। सबसे ऊपरी डाल पर सिर्फ एक आम बचा था, लेकिन वो बाकी सबसे अलग था। इतना बड़ा कि दोनों हाथों में भी मुश्किल से आए। उसका रंग बाकी आमों से ज़्यादा चमकीला था, जैसे अंधेरे में हल्का सा चमक रहा हो। मैंने नीचे से कहा, रहने दे, इतने आम हैं, चल वापस चलते हैं। लेकिन चीनू हंस पड़ा, इतना ऊपर आ गया हूँ, अब इसे छोड़ कर नहीं जाऊँगा। उसने एक हाथ से डाल पकड़ी, दूसरा हाथ उस आम की तरफ बढ़ाया। बस कुछ इंच की दूरी बची थी। अचानक डाल जोर से हिली। चीनू! हम सब एक साथ चिल्लाए। उसका पैर फिसला, उसका हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल
इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई कि ऐसा लगा पूरा बाग कुछ सेकंड के लिए गूंज उठा। हम सब दौड़ के उसकी तरफ भागे। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे अपने दोस्तों की आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। चीनू ज़मीन पर बिल्कुल सीधा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, एक हाथ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। चीनू, चीनू, मैंने उसे हिलाया, कोई जवाब नहीं। दूसरे लड़के ने उसके गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा, फिर भी कोई हरकत नहीं। हम सब घबरा चुके थे। किसी ने कहा, जल्दी इसे घर ले चलते हैं। जैसे ही हम सब उसे उठाने वाले थे, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने एक एक करके हम सभी की तरफ देखा, फिर उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। लेकिन वो मुस्कान चीनू की नहीं थी। वो इतनी अजीब थी कि हम सब बिना कुछ बोले बस उसे देखते रह गए। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी इंसान के चेहरे पर वैसी मुस्कान दोबारा नहीं देखी। उस समय हमें लगा शायद गिरने की वजह से वो सदमे में है, लेकिन अगर उसी वक्त हम वहाँ से भाग जाते तो शायद आगे जो हुआ वो कभी नहीं होता। उसके पैर में हल्की चोट आई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। उस समय हमें ये बात किस्मत लगी, लेकिन आज सोचता हूँ तो लगता है शायद उस रात ज़मीन पर सिर्फ उसका शरीर गिरा था, बाकी कुछ अभी भी उस पेड़ के ऊपर ही रह गया था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले रात वाली घटना ही याद आई। कुछ देर बाद हम सब फिर से आंगन में इकट्ठा हुए। चीनू भी वहीं बैठा था, उसके घुटने पर हल्की सी पट्टी बंधी हुई थी, बाकी वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसे हंसता देखकर हम सब ने राहत की सांस ली। हमें लगा रात की सारी बातें बस अब एक डरावनी याद बनकर रह जाएगी। तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, चलो आम निकालते हैं। बस इतना सुनना था कि सब दौड़कर उस बोरी के पास पहुंच गए जिसमें हमने रात भर इतनी मेहनत से आम भरे थे। चीनू झुककर बोरी खोलने लगा। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि सबसे ज़्यादा आम उसी ने तोड़े हैं। उसने बोरी खोली, बोरी का मुंह खुला और अगले ही पल हम सब एक साथ पीछे हट गए। बोरी के अंदर एक भी आम नहीं था, एक भी नहीं। अंदर पड़े थे सूखे हुए, काले, सिकुड़े हुए जंगली फल। कुछ पूरी तरह सड़ चुके थे, कुछ पर सफ़ेद फफूंद जमा हो गई थी और उनमें से इतनी तेज सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि हमें नाक ढकनी पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? एक लड़का घबरा कर बोला। कल रात हमने तो आम भरे थे ना। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने चीनू की तरफ देखा, मुझे लगा वो भी हमारी तरह डर जाएगा, लेकिन वो बस उन सड़े हुए फलों को चुपचाप देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। फिर उसने धीरे से एक फल उठाया। हम सब उसे रोकने ही वाले थे कि उसने उसे अपने चेहरे के बिल्कुल पास ले जाकर गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस पल मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने तुरंत उसके हाथ से वो फल छीनकर दूर फेंक दिया। पागल हो गया है क्या? मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। चीनू कुछ सेकंड बस मुझे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसका जाना पता नहीं क्यों उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब हम सबके मन में बस एक ही सवाल था, अगर बोरी में आम नहीं थे तो कल रात हमने तोड़े क्या थे? बहुत देर तक हम इसी बारे में बात करते रहे। आखिर हमने तय किया कि एक बार दिन की रोशनी में दोबारा उस बाग तक चलते हैं। शायद रात में हम गलत जगह पहुंच गए हों। किसी ने कहा। ये बात हमें भी ठीक लगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे मन की बेचैनी फिर से वापस आने लगी। रास्ता वही था, वो पुराना कुआं वही, वो पुरानी टूटी हुई मेड़ वही, पीपल का पेड़ वही। मतलब हम गलत रास्ते पर नहीं थे। करीब 10 मिनट बाद हम उसी जगह पहुंच गए थे जहां कल रात हमने घंटों बिताए थे। लेकिन जो हमने वहां देखा, उसे देखकर हम सब वहीं रुक गए, क्योंकि वहां कोई आम का बाग नहीं था। हमारी आंखों के सामने एक सुनसान उजाड़ मैदान था। चारों तरफ सूखी झाड़ियाँ, टूटी हुई पत्थर की चबूतरी नुमा जगह और जगह जगह ज़मीन धसी हुई। मैंने अपनी आंखें मली, दोबारा देखा
फिर तीसरी बार देखा, लेकिन नहीं, वहाँ सच में एक भी आम का पेड़ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरे छोटे भाई ने धीरे से कहा। हम सब चुप थे, क्योंकि हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने घूम कर देखा। करीब 70 साल के एक बुजुर्ग हमारी तरफ चले आ रहे थे। सफ़ेद धोती, कंधे पर गमछा और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। मैंने जल्दी से पूछा, बाबा यहाँ आम का बाग कहाँ गया? उन्होंने पहले हमारी तरफ देखा, फिर उस मैदान की तरफ, और अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने बहुत धीरे पूछा, तुम लोग कल रात यहाँ आए थे? हमने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने लाठी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ पल वो कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, बेटा, यहाँ कभी कोई आम का बाग नहीं था। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन हमने तो पूरी रात यही आम तोड़े थे। बुजुर्ग ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और मैदान के एक कोने की तरफ इशारा किया। झाड़ियों के पीछे एक जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड खड़ा था। हम धीरे धीरे उसके पास पहुँचे। मैंने हाथ से उस पर जमी धूल हटाई और जो लिखा था उसे पढ़ते ही मेरे हाथ वहीं रुक गए। उस पर लिखा था, पुराना कब्रिस्तान। मेरे हाथ अपने आप नीचे गिर गए। दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सबको उसी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर चीनू को देखा, लेकिन इस बार चीनू उस बोर्ड को नहीं देख रहा था। वो उस सुनसान मैदान के एक कोने को लगातार घूरे जा रहा था, जैसे उसे वहाँ कोई दिखाई दे रहा हो। उस दिन हम डरकर वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन पूरे रास्ते एक भी बच्चा कुछ नहीं बोला। हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वहाँ कभी आम का बाग था ही नहीं तो हम पूरी रात कहाँ थे? गांव लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। पूरे आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे गांव भी कुछ बदला बदला लग रहा था। आमतौर पर शाम होते ही हम सब बच्चे फिर से खेलने निकल जाते थे, लेकिन उस दिन किसी का भी मन नहीं हुआ। मैं अपने घर के बाहर बैठा था, तभी मेरी नज़र चीनू पर पड़ी। वो अपने घर के आंगन में अकेला बैठा था, ना किसी से बात, ना हंसी, ना शरारत। बस ज़मीन पर एक लकड़ी से गोल गोल कुछ बना रहा था। मैं उसके पास गया, क्या कर रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा। इस बार उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी लाल थी, ऐसे नहीं जैसे रोया हो, बल्कि जैसे पूरी रात सोया ना हो। मैंने कहा, तबीयत ठीक है? उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया और फिर वापस ज़मीन की तरफ देखने लगा। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे चीनू अब पहले जैसा नहीं रहा। उस रात करीब 10 बजे हम सब अपने अपने घरों में सोने चले गए। गांव में उस समय बिजली अक्सर चली जाती थी। उस रात भी पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी हल्की हल्की रोशनी दीवार पर हमारी परछाइयाँ बना रही थी। बाहर हवा चल रही थी। खिड़की धीरे धीरे ठक 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 कर रही थी। मैंने चादर सिर तक खींच ली। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आँख खुली। पहले मुझे लगा शायद कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर से धीरे धीरे आंगन में चल रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। कुछ देर बस मैं सुनता रहा, फिर हिम्मत करके खिड़की के पास गया। धीरे से बाहर झाँका। पूरा आंगन खाली था, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मुड़ने लगा, अचानक मेरी नज़र सामने चीनू के घर पर पड़ी। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अंदर एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी दीवार पर साफ पड़ रही थी। और तभी मैंने वो देखा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। दीवार पर 2 परछाइयाँ थी, एक चीनू की और दूसरी किसी बहुत लंबे इंसान की। मैं कुछ पल उसी जगह जम गया। मैंने अपनी आंखें मली।
दोबारा देखा। नहीं, मैं गलत नहीं देख रहा था। कमरे में चीनू अकेला था, लेकिन दीवार पर 2 परछाइयाँ थी। दूसरी परछाई इतनी लंबी थी कि उसका सर दीवार से ऊपर छत तक पहुंच रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। चीनू कमरे में धीरे धीरे इधर उधर चल रहा था, और जहाँ जहाँ वो जाता उसके साथ वो दूसरी परछाई भी चलती रहती। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, दोनों की चाल एक जैसी नहीं थी। चीनू धीरे चल रहा था, लेकिन दूसरी परछाई उससे आधा सेकंड देर से चलती, जैसे वो उसकी नकल करने की कोशिश कर रही हो। मेरी सांस रुक गई। मैं जोर से चीनू को आवाज़ लगाने ही वाला था कि अचानक चीनू रुक गया और धीरे धीरे अपना सिर खिड़की की तरफ घुमाने लगा, यानी सीधा मेरी तरफ। मैं डरकर तुरंत खिड़की के नीचे बैठ गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर उसकी आवाज़ सुन लेगा। करीब 1 मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से दोबारा ऊपर देखा। अब खिड़की बंद थी, लालटेन बुझ चुकी थी और वो दोनों परछाइयाँ गायब थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहले चीनू से इस बारे में पूछने का फ़ैसला किया, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उनका चेहरा पूरी तरह घबराया हुआ था। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, तुम लोग कहीं चीनू को कल बाहर तो नहीं ले गए थे? मैं एकदम चुप रह गया। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? उन्होंने घबरा कर कहा, रात भर वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके कमरे में कोई था ही नहीं। उस दिन हमें पहली बार यकीन हुआ कि उस रात कब्रिस्तान से सिर्फ डर हमारे साथ वापस नहीं आया था, कुछ चीनू के साथ उसके घर तक आ चुका था। उस रात किसी को नींद नहीं आई। गांव छोटा था, ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छिपती नहीं थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि चीनू रात भर किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहा था, लेकिन किसी ने ये बात खुलकर नहीं की। हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, जैसे सब कुछ जानते हों, लेकिन कोई उसे ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता हो। रात होते होते मैंने तय किया कि आज चीनू पर नज़र रखूँगा। करीब 11 बजे मैं अपने घर की छत पर चढ़ गया। वहाँ से चीनू का आंगन साफ दिखाई देता था। पूरा गांव फिर से खामोश था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा पहले से ज़्यादा ठंडी लग रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी में 12 बजे, फिर 12:30, फिर 1। मैंने सोचा शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी चीनू के घर का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुला। कोई आवाज़ नहीं, बस दरवाज़ा धीरे धीरे अंदर से खुल गया और अगले ही पल चीनू बाहर निकला। उसने न चप्पल पहनी थी, न हाथ में कोई लालटेन थी। वो सीधे गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगा। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रहा, बल्कि किसी के पीछे खींचा जा रहा हो। मैं बिना आवाज़ किए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मेरे 2 और दोस्त भी मुझसे मिल गए। शायद उन्होंने भी उसे घर से निकलते देख लिया था। अब हम तीनों कुछ दूरी बनाकर चीनू का पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में हमें समझ आ गया कि चीनू किधर जा रहा है। वो फिर से उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो चीनू अंदर जा चुका था। हमने धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से अंदर झांका और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों से ताकत ही निकल गई। कब्रिस्तान के बीचों बीच चीनू घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन वो भाषा हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 आवाज़ें एक साथ उसके मुंह से निकल रही हो। एक उसकी अपनी और दूसरी बहुत भारी, बहुत गहरी, जिसे सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। आसपास की सूखी घास एक साथ हिलने लगी। हमारे सामने खड़ा पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात आसमान में हवा का एक झोंका भी नहीं था। हवा सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर चल रही थी। मैंने अपने दोस्त का हाथ जोर से पकड़ लिया। तभी चीनू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
उसने सीधे हमारी तरफ देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो हमें नहीं देख रहा था। उसकी नज़र हमारे पीछे किसी और पर थी। हम तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब हमने दोबारा चीनू की तरफ देखा तो वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बहुत लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी दो सफ़ेद चमकती हुई आंखें हमें सीधी दिखाई दे रही थी। मेरे दोस्त ने डर के मारे जोर से चीनू का नाम पुकार दिया, चीनू। आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। अगले ही पल वो काली आकृति गायब हो गई और चीनू ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। हम दौड़ते हुए उसकी तरफ पहुँचे, लेकिन जैसे ही हमने उसे उठाने की कोशिश की, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। एक पल के लिए उसने हम तीनों की तरफ देखा और फिर अपने मुंह से सिर्फ एक ही बात कही, ये मेरा नहीं है, इसे वापस यहीं छोड़ दो। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो गया। हमने किसी तरह उसे उठाया और गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हम में से किसी की भी नहीं हुई। लेकिन आज भी मुझे एक बात याद है, जब हम कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे हंस रहा हो। अगली सुबह जब हम चीनू के घर पहुंचे तो उसका कमरा अंदर से बंद था। उसकी माँ बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, चीनू बेटा दरवाज़ा खोल। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था, बिस्तर बिखरा हुआ, खिड़की बंद, लेकिन चीनू वहाँ नहीं था। पूरा कमरा छान मारा, चारपाई के नीचे, अलमारी के पीछे, छत तक, हर जगह, लेकिन वो गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई। हर कोई उसे ढूंढने निकल पड़ा। खेत, जंगल, सूखे कुएं, नदी का किनारा, हर जगह तलाशी ली गई, लेकिन चीनू कहीं नहीं मिला। शाम होने लगी, तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, एक बार पुराने कब्रिस्तान में भी देख लो। ये सुनते ही हम सबके चेहरे उतर गए, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम सब लालटेन लेकर फिर उसी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। इस बार वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पीपल का पेड़ अपने आप हिल रहा था। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक मेरे दोस्त ने धीरे से कहा, वो देखो। हम सब ने एक साथ उधर देखा। दूर एक टूटी हुई कब्र के पास कोई खड़ा था। वो चीनू था। हम सब उसकी तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया। वही अजीब मुस्कान, वही खाली आंखें, और फिर बिना कुछ कहे वो पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। हम भी उसके पीछे भागे, लेकिन अचानक वो कब्रिस्तान की पुरानी टूटी हुई पत्थर की दीवार तक पहुंचा और हमारी आंखों के सामने वो उस दीवार के अंदर समा गया। ऐसा लगा जैसे दीवार पानी की बनी हो। एक पल वो दिखाई दिया और अगले ही पल गायब। हम भागकर दीवार तक पहुंचे, उसे हर तरफ से देखा। पत्थर बिल्कुल ठोस था, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई सुरंग नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात के बाद चीनू कभी वापस नहीं मिला। पुलिस आई, पूरे इलाके में तलाशी हुई, लेकिन हर खोज नाकाम रही। आज इतने साल बाद भी उसकी गुमशुदगी एक रहस्य है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक बात कई बार बताई। आधी रात के बाद अगर कोई उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो कभी कभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, जो किसी पेड़ के नीचे खड़ा रहता है और दूर से बस मुस्कुराता रहता है। बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जैसी उस रात चीनू के चेहरे पर थी। और शायद इसलिए आज भी उस गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखते, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ कहानियों में डरावनी नहीं होती, वो असल ज़िंदगी में भी किसी का हमेशा के लिए इंतज़ार करती रहती है। अगर आज की कहानी ने आपके मन में ज़रा सा भी डर छोड़ दिया हो तो दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, तो शायद आपकी नींद भी अपने साथ ले जाए।